ये स्टॉक पिछले 6 महीने में डबल से ज्यादा हो चुका है और अब इसकी पीई रेशो है 85 के आसपास की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट को 60% से ग्रो करने की गाइडेंस दे रही है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये 60% ग्रोथ अपनी 85 की पीई को जस्टिफाई करती है या फिर स्टॉक अपनी ग्रोथ से ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। तो सबसे पहले इस वीडियो को 5 सेगमेंट में कवर करेंगे। सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर इसके लेटेस्ट रिजल्ट देखेंगे, फिर इसकी कॉन कॉल की बात करके लास्ट में इसकी गाइडेंस और वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉरवर्ड पैक क्या बनती है और मतलब ये डील कैसी है गोइंग फॉरवर्ड। तो बेसिकली आदित्य इन्फोटेक का सीपी प्लस नाम से ब्रांड है जिसमें ये कैमरा सेल करते हैं। और ये तो तुम्हें पता है कि आजकल हर बंदा सर्वेलेंस के लिए अपने घरों में, अपनी शॉप पे या अपने रेस्टोरेंट में कैमरा लगवा रहा है। तो मतलब इस इंडस्ट्री में डिमांड तो अच्छी है गोइंग फॉरवर्ड। अब ये सिर्फ कैमरा सेल नहीं करते, ये पूरा इकोसिस्टम सेल करते हैं। जैसे कि इनकी खुद की ऐप भी है जिसपे तुम ये ट्रैक कर सकते हो कि उस कैमरे में चल क्या रहा है। और अब ये अपने कैमरा में एआई के फीचर्स भी इंक्लूड कर रहे हैं जिससे कि वो कैमरा सपोज कोई इंप्लॉई है तो उसकी शक्ल भी पहचान लेगा और उसकी अटेंडेंस में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सीसीटीवी कैमरा सेल करते हैं, उसके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम सेल करते हैं जिसमें वो कैमरा की फुटेज रिकॉर्ड हो जाएगी, और पोर्टेबल कैमरा भी सेल करते हैं। तो बेसिकली ये कैमरा में डील करते हैं। दूसरा, ये कंपनी क्या कर रही है कि ये अपनी क्लाउड सर्विस भी लॉन्च कर रही है जिसमें जो भी कैमरा रिकॉर्ड करेगा ना वो इनकी क्लाउड सर्विस में स्टोर हो जाएगा, जिसको ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे बेचते हैं। तो बेसिकली हार्डवेयर में तो ये कैमरा सेल कर रहे हैं जिसमें इन्होंने एआई इंटीग्रेट कर दिया है, और सॉफ्टवेयर में ये अपनी क्लाउड सर्विस सेल कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो बेसिकली एक सर्वेलेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। अब चलते हैं इनके लेटेस्ट रिजल्ट पे, यानी कि इनके Q1 FY27 के रिजल्ट्स पे। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट ने ये गाइड कर रखा था कि ये अपनी सेल्स को 50% से ग्रो करेंगे, और इन्होंने अपनी सेल्स को 89% से ग्रो किया है। मतलब इन्होंने अपनी गाइडेंस को आउट परफॉर्म किया है इस बेसिस पे। तो अब अगर तुम इस कंपनी की पैट की ग्रोथ देखो तो वो तो 332% आई है। मतलब इसका पैट इसकी सेल से ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है। इसका मतलब इस कंपनी को पैट मार्जिन के लेवल पे एक्सपेंशन भी मिल रहा है। तो हुआ क्या था, बेसिकली पिछले साल ना इनका पैट मार्जिन बहुत कम था और इनका एबिटा मार्जिन भी बहुत कम था। यानी कि पिछले साल तक इनका पैट मार्जिन और इनका एबिटा मार्जिन का बेस बहुत छोटा था, और इस बार इनको मार्जिन एक्सपेंशन मिला है जिस वजह से इसकी पैट की और इसकी एबिटा की ग्रोथ इसकी सेल से ज्यादा रेट पे आई है। तो मतलब ये तो पॉजिटिव बात है। अब बेसिकली मैनेजमेंट ने ये गाइड कर रखा था कि FY27 में इनका एबिटा मार्जिन 14 से 15% के बीच में रहेगा, और इनका एबिटा मार्जिन 14.8% ही आया। मतलब इन्होंने अपनी गाइडेंस को अचीव किया है। और पैट मार्जिन के लेवल पे मैनेजमेंट ने ये गाइड कर रखा था कि इनका पैट मार्जिन 8.5 से 9.5% के बीच में रहेगा, जबकि इनका पैट मार्जिन 10.1% के अराउंड आया है। मतलब इन्होंने अपने पैट मार्जिन की गाइडेंस को आउट परफॉर्म किया है। पर ये तो तुमने भी देखा होगा कि जब से इसका रिजल्ट आया उसके बाद से ये स्टॉक 2 दिन से 5% के लोअर सर्किट में था। तो बेसिकली हुआ क्या है कि अगर तुम एबिटा मार्जिन को ईयर ऑन ईयर के लेवल पे देखोगे ना तो इसको मार्जिन एक्सपेंशन मिला है, क्योंकि पिछले साल इसका एबिटा मार्जिन बहुत कम था। लेकिन अगर तुम क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल पे देखोगे तो Q4 FY26 में इसका एबिटा मार्जिन था 18.1% के अराउंड, जो अब की बार डिक्रीज होकर 14% के आसपास रह गया है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल पे तो इसका एबिटा मार्जिन डिक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये डिक्रीज क्यों हुआ है। तो देखो, पिछले क्वार्टर तक मतलब Q4 FY26 तक तो ना इसके पास लो कॉस्ट इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। मतलब इन्होंने पुरानी इन्वेंट्री सस्ते रेटों पे उठा रखी थी जिसको यूज करके इन्होंने अपने प्रोडक्ट बना दिए और बेच दिए, जिसकी वजह से इसका मार्जिन 18% आ गया था, इसका एबिटा मार्जिन। ठीक है, लेकिन वो जो लो कॉस्ट इन्वेंट्री इनके पास पड़ी हुई थी ना, मतलब पुरानी इन्वेंट्री सस्ते रेटों पे, वो हो गई है अब खत्म। तो क्योंकि इनको नई इन्वेंट्री प्रोक्योर करनी पड़ी ना, जिसको इनको हाईयर रेट पे प्रोक्योर करना पड़ा, तो इस वजह से इस क्वार्टर में इनका एबिटा मार्जिन 14% के अराउंड आया है। तो मतलब जो इस कंपनी को अब तक बेनिफिट मिल रहा था ना लो कॉस्ट इन्वेंट्री का, इनके पास सस्ती इन्वेंट्री पड़ी हुई थी जो इन्होंने पहले ही ले रखी थी, वो बेनिफिट अब नहीं मिल रहा, जिस वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल पे इसका मार्जिन डिक्रीज हुआ है। और मार्केट ने इस चीज पे बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया है। मतलब स्टॉक रिजल्ट के 2 दिन बाद 5% के लोअर सर्किट पे भी था, जब कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने ये बोला कि हम उस लेवल के मार्जिन को दोबारा मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हम अपनी गाइडेंस को ही मेंटेन करेंगे क्योंकि अब हमारी लो कॉस्ट इन्वेंट्री खत्म हो गई है। ठीक है, तो मार्जिन पे पहले बेसिक बात ये समझो कि Q1 FY26 में इनका मार्जिन कम था, Q2 FY26 में इनका मार्जिन 12% के अराउंड था, और Q3 FY26 में इनका मार्जिन 12.7% के अराउंड था। लेकिन Q4 FY26 में इनका मार्जिन 18.5% के अराउंड था, इनका एबिटा मार्जिन। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली ये बोल रखा है कि FY27 में हम अपने एबिटा मार्जिन को 14 से 15% के अराउंड मेंटेन करेंगे। तो Q1 FY27 में इनको मार्जिन एक्सपेंशन मिल गया क्योंकि इनका Q1 FY26 का बेस ही लो था। ऐसे ही Q2 और Q3 FY27 में भी, मतलब अगले 2 क्वार्टर में भी इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा, जिसकी वजह से अगले 2 क्वार्टर में इसकी पैट की ग्रोथ इसकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा रेट पे आएगी। लेकिन Q4 FY26 में इसके एबिटा मार्जिन थे 18.1% के, और वो इसलिए थे क्योंकि इनके पास सस्ते रेटों पे इन्वेंट्री पड़ी हुई थी जो अब खत्म हो गई है। तो Q4 FY27 में इसको मार्जिन एक्सपेंशन नहीं मिलेगा, बल्कि इसका मार्जिन कंप्रेस होगा, क्योंकि Q4 FY26 में 18.1% का एबिटा मार्जिन है और इस साल की गाइडेंस है 14 से 15% की। तो क्वार्टर 4 FY27 देखने वाला होगा कि क्या ये कंपनी उसमें अपना मार्जिन एक्सपेंड कर पाती है या नहीं, और दूसरा क्या इनको उस टाइम पे मार्जिन कंप्रेशन मिलता है या नहीं। समझे मैंने क्या बोला कि
इस क्वार्टर में तो इसको मार्जिन एक्सपेंशन मिला और अगले 2 क्वार्टर यानी क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में भी इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा क्योंकि इसका बेस कम है। लेकिन क्वार्टर 4 FY27 देखने वाला होगा क्योंकि Q4 FY26 में इनका बेस ज्यादा है ना, इनका EBITDA मार्जिन 18.1% का है। तो Q4 FY27 में हमें देखना पड़ेगा कि क्या इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन मिलता है या नहीं। और मैनेजमेंट ने तो ये बोला कि हम अपनी मार्जिन की गाइडेंस को मेंटेन करेंगे यानी 14 से 15% के बीच में ही रहेंगे। तो अगर तुम इस लॉजिक से जाओ तो Q4 FY27 में इसको मार्जिन एक्सपेंशन नहीं मिलेगा जबकि इसका मार्जिन कंप्रेस होगा। लेकिन अगर तुम फुल ईयर के लेवल पे देखोगे ना तो इनको मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा। मतलब फुल ईयर FY26 में ना इस कंपनी का EBITDA मार्जिन था 13.7% का और इस कंपनी ने ये गाइड कर रखा है कि FY27 में हम अपने EBITDA मार्जिन को 14 से 15% के अराउंड मेंटेन करेंगे। तो फुल ईयर के बेसिस पे अगर तुम इसका मीडियन एज्यूम कर लो ना कि ये 14.5% के अराउंड मेंटेन करेंगे अपना EBITDA मार्जिन, तो बेसिकली फुल ईयर के बेसिस पे इनको 1% का EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा। लेकिन इसका ब्रेकडाउन मैंने तुम्हें समझा ही दिया कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में इनको मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा और क्वार्टर 4 में इनका मार्जिन कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। पर फुल ईयर के लेवल पे इनको मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा, तो ये कंसर्न की बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाकी मार्केट ने तो बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया है Q1Q मार्जिन कंप्रेशन पे। अब वैसे इसमें कंपनी की कोई गलती भी नहीं है क्योंकि इनके पास जो इन्वेंट्री थी वो तो कभी ना कभी खत्म होनी थी ना, वो इनकी सस्ती वाली इन्वेंट्री खत्म हो गई है और अब जो ये इन्वेंट्री प्रोक्योर करेंगे तो गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट बता रही है कि यहाँ से भी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे ही। तो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है कि ये फॉरवर्ड प्रोक्योरमेंट करती है, मतलब ये पहले ही इन्वेंट्री उठा लेते हैं ताकि गोइंग फॉरवर्ड जब प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो ना तो ये अपने सामान का प्राइस इंक्रीज करके उसे कस्टमर को बेच पाए ताकि इनके मार्जिन पे पॉजिटिव इंपैक्ट आए। तो बेसिकली इस कंपनी के मार्जिन को लगातार ट्रैक करना पड़ेगा हर 3-3 महीने बाद कि इसके मार्जिन में कोई डिप तो नहीं आ रहा। और ये तो मैंने तुम्हें कई बार बताया कि जो भी कंपनीज हाई ग्रोथ कंपनीज होती है, मतलब 50 या 60% से ग्रो करने की गाइडेंस देती है, उनको हमें लगातार हर 3-3 महीने में ट्रैक करना पड़ता है कि जो मैनेजमेंट ने कहा है वो उसके हिसाब से एग्जीक्यूट कर भी पा रही है नहीं कर पा रही। क्योंकि सपोज मैनेजमेंट ने ये बोला कि हम अपने प्रॉफिट को 60% से ग्रो करेंगे और अगर उन्होंने अपने प्रॉफिट को 50% से भी ग्रो किया, मतलब अपनी गाइडेंस को अंडर अचीव किया यानी कि अपनी गाइडेंस को अचीव नहीं कर पाए, तो स्टॉक 2 दिन में 20 से 30% भी गिर सकता है। तो जो ऐसी हाई ग्रोथ कंपनीज होती है ना जो एग्रेसिव गाइडेंस देती है कि हम 50% से ग्रो करेंगे या 60% से ग्रो करेंगे, उनको लेके हम भूल नहीं सकते। उन कंपनीज को हमें लगातार हर 3-3 महीने में ट्रैक करना पड़ता है और इस चैनल पे मैं इन सारी कंपनीज जो भी मैं कवर करता हूँ उनकी ट्रैकिंग में कंटिन्यू रखता हूँ। तो सबसे पहले अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो 3 महीने बाद जब मैं आदित्य इन्फोटेक पे दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो तुमसे वो हो जाएगी मिस। तो सबसे पहले अभी के अभी फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब इसके रिजल्ट्स पे वापस चलते हैं। और तुम ये बात अच्छे से समझ गए कि हमें इस कंपनी पे हर 3-3 महीने बाद इसकी मार्जिन की ट्रेजेक्टरी देखनी पड़ेगी कि क्या ये अपने मार्जिन को मेंटेन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे और क्या इनका मार्जिन डिप तो नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी जो लो कॉस्ट इन्वेंट्री थी, मतलब जो इन्होंने सस्ते रेटों पे इन्वेंट्री उठाई हुई थी, वो अब खत्म हो गई है और इनको महंगे रेटों पे इन्वेंट्री खरीदनी पड़ रही है जो कि इनके मार्जिन पे इंपैक्ट ला सकती है। तो गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी की ट्रैकिंग तो कंटिन्यू ही रखेंगे। अब बेसिकली ये कंपनी क्या करती है कि इन्होंने मल्टी सोर्सिंग स्ट्रेटेजी बना रखी है, मतलब ये सिर्फ एक वेंडर से अपने रॉ मटेरियल नहीं लेते, ये अलग अलग वेंडर से अपने रॉ मटेरियल लेते हैं कि बाय चांस अगर एक वेंडर के पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है ना तो इनको दिक्कत ना आए अपनी सप्लाई चेन में, ये दूसरे वेंडर के पास चले जाएंगे अपने रॉ मटेरियल लेने। तो इनके पास मल्टी सोर्सिंग की स्ट्रेटेजी है जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में। तो इस कंपनी के इन्वेंट्री डेज भी कम हो गए, डेटर डेज भी कम हो गए, मतलब ये तो अच्छी बात है। और इनके क्रेडिटर डेज भी कम हो गए, ये बेकार बात है। मतलब क्रेडिटर डेज तो बढ़ने चाहिए। क्रेडिटर डेज का मतलब होता है कि भाई कंपनी अपने क्रेडिटर्स को कितने दिन बाद पैसा देती है, तो कंपनी जितना अपने क्रेडिटर्स को एक्सप्लॉइट करेगी और उनका पैसा अपने पास रखेगी ना उतनी अच्छी बात होती है। पर जो इनके इन्वेंट्री डेज कम हुए और जो इनके डेटर डेज कम हुए ना वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल, जिसको कैश कन्वर्जन साइकिल भी बोलते हैं, वो भी इंप्रूव हो रही है। अब इस कंपनी की डेट टू इक्विटी की रेशो 0.07 की है, मतलब इस कंपनी पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है और 1 से नीचे की डेट टू इक्विटी की रेशो अच्छी मानी जाती है और इस कंपनी की तो 0.07 की है, तो मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी के बराबर हो गई है। और दूसरा इनका आरओसी और आरओई का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये कंपनी की एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है टाइम के साथ। और ये तो मैंने तुम्हें कई बार बताया कि तुम्हें ये नहीं देखना होता कि आरओई का नंबर क्या है, तुम्हें ये देखना होता है कि क्या टाइम के साथ वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और जब जब भी कंपनी की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो आरओई का नंबर टाइम के साथ बढ़ेगा, जो कि अच्छी बात होती है। तो मतलब ऐसा रिजल्ट के लेवल पे इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इन्होंने बोला है कि हमारी लो कॉस्ट इन्वेंट्री खत्म हो गई, जिस वजह से जो हमारा Q4 का 18% का EBITDA मार्जिन है ना वो हम नहीं मेंटेन कर पाएंगे और इन्होंने 14 से 15% की EBITDA मार्जिन की गाइडेंस दे रखी है, वो प्रॉब्लम बन सकती है क्योंकि Q4 में इनका मार्जिन कंप्रेशन हो सकता है जिसको हमें केयरफुली ट्रैक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये कंपनी ग्रो करने के लिए क्या क्या केपेक्स कर रही है, क्योंकि अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें केपेक्स तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ये कैमरा बनाने के लिए अपनी नई फैसिलिटी लगा रहे हैं। दूसरा ये क्या कर रहे हैं, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट जो अब तक ये थर्ड पार्टी वेंडर से खरीदते थे ना वो ये खुद से बनाने लग जाएंगे, जिस वजह से इनका मार्जिन इंप्रूव होना चाहिए। जैसे कि अब तक केबल हो गई या लेंसेज
हो गए तो ये क्या करते थे, ये थर्ड पार्टी से उनको खरीदते थे तो इनको ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ती थी, पर अब ये खुद बनाना स्टार्ट कर देंगे तो इनका मार्जिन इंप्रूव होना चाहिए। और जो अब इनकी करंट फैसिलिटी है ना जिसमें ये कैमरा बनाते हैं वो 85 से 90% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि वो फुल कैपेसिटी पे चल रही है तो गोइंग फॉरवर्ड ये नई कैपेसिटी भी लगाएंगे कैमरा बनाने के लिए, जिसके लिए लैंड वैंड भी खरीद रहे हैं। और मैनेजमेंट ये बोल रही है कि जो इनकी कैपेसिटी है ना कैमरा बनाने की उसको ये अगले 3 साल में डबल कर देंगे। तो मतलब अगले 3 साल में इस कंपनी का रिवेन्यू पोटेंशियल डबल होने का चांस बनता है अगर ये उस कैपेसिटी को फुल यूटिलाइजेशन पे चला पाए। मतलब क्योंकि इनकी कैपेसिटी अगले 3 साल में डबल हो जाएगी तो मतलब इस कंपनी के पास ये पोटेंशियल आ जाएगा कि अगर ये चाहे तो अपने रिवेन्यू को अगले 3 साल में डबल कर दे। और वो डिपेंड करेगा कि इनकी डिमांड कैसी है गोइंग फॉरवर्ड, तो ऑब्वियसली इस कंपनी की ट्रैकिंग तो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। अब इससे पहले मैं ये बात करूं कि इस कंपनी ने कौन कॉल में अपने बिजनेस के फ्यूचर आउटलुक के बारे में क्या क्या बताया है। अगर तुम इस जेन्युइन रिसर्च को वैल्यू करते हो ना और इससे तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो सबसे पहले अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो अब इनकी कॉन कॉल पे चलते हैं। तो देखो बेसिकली इनके पास जो सस्ती इन्वेंट्री पड़ी हुई थी अब तक वो तो हो गई Q4 में खत्म और इस क्वार्टर से इनको इन्वेंट्री महंगे रेटों पे उठानी पड़ रही है। तो बेसिकली ये उसको काउंटर कैसे कर रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर तुमने महंगे रेटों पे अपनी इन्वेंट्री उठाई और अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज नहीं किए, मतलब उस इंक्रीज इन्वेंट्री के प्राइस को अपने कस्टमर को तुम पास ऑन नहीं कर पाए तो तुम्हारे मार्जिन पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो बेसिकली ये कंपनी क्या कर रही है कि ये एक साथ तो इतना सारा प्राइस इंक्रीज अपने कस्टमर को पास ऑन नहीं कर रहे, लेकिन धीरे धीरे करके ग्रेजुअली फेज्ड मैनर में वो प्राइस इंक्रीज अपने कस्टमर को पास ऑन कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये एक साथ वो प्राइस इंक्रीज अपने कस्टमर को पास ऑन कर देंगे ना तो कस्टमर को शॉक लग जाएगा और इनकी डिमांड में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये धीरे धीरे करके मतलब ग्रेजुअली फेज्ड मैनर में मंथ ऑन मंथ करके वो प्राइस इंक्रीज कस्टमर को पास ऑन कर रहे हैं ताकि कस्टमर को शॉक ना लगे और इनकी डिमांड में स्लो डाउन ना आए। और बेसिकली अभी नई नई कैटेगरी में भी एंटर कर रहे हैं जैसे कि डोरबेल हो गई या डोर लॉक हो गए और भी ऐसी नई कैटेगरीज में एंटर कर रहे हैं ताकि इनकी जो एड्रेसेबल मार्केट है वो इंक्रीज हो पाए। अब एनालिस्ट ने इनसे ये पूछा कि जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हो रही है मतलब वॉर हो रही है उससे इन पे कोई इंपैक्ट तो नहीं आ रहा। तो उस पे मैनेजमेंट ने ये बोला कि उससे तो हम पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, मतलब हमारी सप्लाई चेन पूरी इंटैक्ट है। और जितना भी इस कंपनी का फॉरेक्स का एक्सपोजर है ना उसमें ये क्या करते हैं अपनी करेंसी को हेज करके रखते हैं कि अगर करेंसी ऊपर नीचे होती है तो उससे इनके बिजनेस पे इतना इंपैक्ट ना आए। और बेसिकली जो इनकी इन्वेंट्री का प्राइस इंक्रीज हुआ है ना जिसको मैंने तुम्हें बताया था कि ये धीरे धीरे कस्टमर को पास ऑन करेंगे, तो फुल ईयर FY27 में मतलब पूरे साल मैनेजमेंट का ये टारगेट है कि ये 25% प्राइस इंक्रीज अपने कस्टमर को पास ऑन कर दे और 25% से अपनी वॉल्यूम ग्रो कर ले। तो बेसिकली इन्होंने ये गाइडेंस दे रखी है कि इस साल ये 50% से अपनी सेल्स ग्रो करेंगे जिसमें 25% तो इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आएगी और बचा हुआ 25% ये अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करेंगे। और अभी तो इस कंपनी का अपनी डोमेस्टिक मार्केट पे ही फोकस है, मतलब इंडियन मार्केट पे ही फोकस है, पर गोइंग फॉरवर्ड 18 से 24 मंथ्स के बाद ये एक्सपोर्ट पे भी फोकस करेंगे। लेकिन अभी इंडिया में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना कि ये इंडियन मार्केट पे ही फोकस कर रहे हैं और 18 से 24 मंथ्स बाद जब ये एक्सपोर्ट पे फोकस करेंगे तो इनकी ग्रोथ के लिए एक नया लीवर खुल जाएगा। क्योंकि जब तुम ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करते हो ना तो वहां से तुम अपनी सेल्स को और इंक्रीज कर सकते हो, मतलब और ग्रो कर सकते हो। और मैनेजमेंट ये बता रही है क्योंकि जो AI आ रहा है उसकी वजह से जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ना कंप्यूटर के जैसे मेमोरी हो गई या रैम हो गई उसके प्राइसेस अब भी लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं और इनको अपने कैमरा में डालने के लिए भी रैम चाहिए होती है या चिप्स चाहिए होती है और उसके प्राइसेस तो मतलब इंक्रीज हो रहे हैं ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी इन्वेंट्री को पहले ही प्रोक्योर कर रहे हैं जिसको ये बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोक्योरमेंट, यानी कि अगले 3 से 4 क्वार्टर के लिए ये अपनी इन्वेंट्री को पहले ही प्रोक्योर कर लेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड इनको सप्लाई चेन में दिक्कत ना आए और बाई चांस अगर आगे जाके प्राइस इंक्रीज हो तो ये उसको हायर प्राइसेस पे सेल कर पाए ताकि इनके मार्जिन पे पॉजिटिव इंपैक्ट आए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि इस कंपनी ने FY27 में ग्रो करने की क्या गाइडेंस दे रखी है और इसकी वैल्यूएशन क्या बनती है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला कि अपनी सेल्स को 40 से 50% से ग्रो करेंगे और बेसिकली इन्होंने नंबर भी दे रखा है कि हमारी सेल्स का नंबर 6000 से 6500 करोड़ के बीच में आएगा। दूसरा, पिछले साल इनका EBITDA मार्जिन था 13.7% का और ये कंपनी इस साल 14 से 15% का EBITDA मार्जिन मेंटेन करेगी, यानी कि इसका EBITDA मार्जिन भी फुल ईयर के लेवल पे एक्सपैंड होगा। तीसरा, इनके पिछले साल का पैट मार्जिन है 8.7% का और इन्होंने ये गाइडेंस दिया कि इस साल ये अपने पैट मार्जिन को 8.5 से 9.5% के बीच में मेंटेन करेंगे। मतलब तुम इसका मीडियन पकड़ लो कि ये अपने पैट मार्जिन को 9% के आसपास मेंटेन करेंगे। तो थोड़ी बहुत तो इनके पैट मार्जिन के लेवल पे भी एक्सपेंशन आनी चाहिए और इसी वजह से इस कंपनी ने ये गाइडेंस दी है कि हम अपने पैट को 50 से 65% से ग्रो करेंगे FY27 में। तो बेसिकली अगर तुम फुल ईयर के लेवल पे देखो ना तो ये अपनी सेल्स को 50% से ग्रो करेंगे और अपने पैट को 60% के आसपास से ग्रो करेंगे। मतलब फुल ईयर के लेवल पे तो इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा क्योंकि पिछले साल इसका EBITDA मार्जिन 13.7% का था और इस साल ये उसको बढ़ा के 14.5% तक ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आती है कंसर्न की बात, क्योंकि इनकी लो कॉस्ट इन्वेंट्री मतलब जो इनके पास सस्ती इन्वेंट्री थी वो खत्म हो गई है। तो Q1, Q2 और Q3 FY27 में तो इनका EBITDA मार्जिन एक्सपैंड होगा। मतलब पिछले साल Q1, Q2 और Q3 में इनका जो EBITDA मार्जिन का बेस है वो कम है, लेकिन Q4
Q4 FY26 में इनका EBITDA मार्जिन है 18.1% का और इन्होंने इस साल की गाइडेंस दी है 14 से 15% EBITDA मार्जिन की, ठीक है। तो Q4 FY27 में इनका मार्जिन कंप्रेस होगा, तब फुल ईयर के बेसिस पे इनका मार्जिन थोड़ा बहुत एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि 3 क्वार्टर में तो इनको मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा और 1 क्वार्टर में यानी Q4 FY27 में इनको मार्जिन कंप्रेशन मिलेगा। तो ओवरऑल फुल ईयर के बेसिस पे इनका मार्जिन थोड़ा बहुत एक्सपैंड होगा और इनका प्रॉफिट 60% से ग्रो होगा। तो जो इस क्वार्टर में यानी कि Q1 FY27 में तुम इनकी पैट ग्रोथ 300% से ऊपर की देख रहे हो, उसको देख के खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Q4 FY27 में इनकी पैट ग्रोथ इनकी सेल्स ग्रोथ से कम रेट पे आएगी, क्योंकि इनका मार्जिन कंप्रेस होगा, क्योंकि इनकी लो कॉस्ट इन्वेंट्री खत्म हो गई है। और देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड क्या कंपनी Q4 FY27 में अपने मार्जिन को मेंटेन कर भी पाती है या नहीं कर पाती। और इनकी कॉन कॉल से तो यही लग रहा है कि ये Q4 FY27 में अपने मार्जिन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतनी भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि फुल ईयर के लेवल पे इनको मार्जिन एक्सपेंशन मिल जाएगा, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ 60% के आसपास आ जाएगी। तो जो मार्जिन वाला कंसर्न है ना Q4 FY27 को लेके मार्केट को, वो मैंने तुम्हें डिटेल में बता दिया। अब चलते हैं इसकी वैल्यूएशन पे। तो सबसे पहले इसकी पीई रेशो निकालेंगे और फिर इसकी पेग रेशो निकालेंगे, ठीक है। तो पीई रेशो निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है। पीई रेशो निकालने का तरीका होता है करंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय इस साल का एस्टिमेटेड पैट कितना है, और इस कंपनी का करंट मार्केट कैप है 40,400 करोड़ के आसपास का। और तुम ये मानो कि सीपी प्लस वाले इस साल अपने पैट को 60% से ग्रो कर लेंगे। तो पिछले साल इनका पैट था 368 करोड़ का, ठीक है। इसको ये 60% से ग्रो कर लेंगे तो इस साल इनका पैट हो जाएगा 588 करोड़ के आसपास का। तो इस कंपनी की पीई रेशो हो जाएगी 40,400 डिवाइडेड बाय 588, यानी कि इसकी पीई रेशो होगी 68 के आसपास की। अब इसकी पेग रेशो निकालते हैं। तो पेग रेशो निकालने का तरीका भी तुम्हें पता ही है। पेग रेशो निकालने का तरीका होता है पीई रेशो डिवाइडेड बाय इस साल पैट में कितने परसेंट की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और इसकी पीई रेशो है 68 की, और ये कंपनी इस साल अपने पैट को 60% से ग्रो करेगी। तो इसकी पेग रेशो हो गई 68 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि ऑलमोस्ट 1.1 के आसपास की। तो ये हो गई इसकी वैल्यूएशन पे डिस्कशन। लेकिन अब मेरी दो बातों को ध्यान से सुनना। जब भी कोई स्टॉक इतनी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है ना, जैसे 68 या 70 की पीई पे ट्रेड करता है, तो मतलब एक डेंट भी आता है ना उसकी स्टोरी में, तो भी स्टॉक 20 से 30% से गिर जाता है। तो लगातार ऐसे स्टॉक्स को ट्रैक करना पड़ता है हर 3-3 महीने में, और इस स्टॉक की ट्रैकिंग मैं इस चैनल पे कंटिन्यू रखूंगा। दूसरी चीज, मैं कभी भी किसी स्टॉक में ना तो वैल्यूएशन देख के एंट्री लेता हूँ और ना ही वैल्यूएशन देख के एग्जिट लेता हूँ। मतलब वैल्यूएशन मेरे लिए मैटर करती है, उसको इग्नोर नहीं करता, लेकिन मेरे लिए टेक्निकल्स वैल्यूएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उन्हीं टेक्निकल्स का मैं यूट्यूब पे कोर्स भी बना रहा हूँ और उसकी वीडियोस यहाँ पे आ रही होंगी, तो फटाफट जाके उसको चेकआउट करो।